मुझे अभी इस घर में विदा होकर आए कुछ ही देर गुजरे थे कि मैं इस समय मेहमानों के झूरमुट में गिरी बैठी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थी। मैं बहुत घबरा रही थी और परेशान थी। अनजान लोग थे, अनजान जगह थी, अनजान घर था। लेकिन इस समय मेरी सोचों का दायरा यह सब नहीं था, बल्कि कुछ और ही बात थी कि तभी मोहल्ले की एक औरत बोली, आप देखना विनीता कैसे सुबह शाम अपनी बहू को चेक करेंगी और फिर सबको बताएंगी कि उसकी बहू उम्मीद से है या नहीं। उस औरत की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक उठी। बाकी सब औरतें हंसने लगी थी। मुझे उस औरत की बात समझ नहीं आई, तो मैंने धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है आंटी? तो कहने लगी, बेटा तेरी सास एक दाई है और वह पल में ही बता देती है कि औरत उम्मीद से है या नहीं। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही सरक गई थी, क्योंकि मेरा नाम संजना है और मैं 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की हूँ। मैं अपने मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गए हैं। मेरी माँ भी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मैंने इंटर तक की पढ़ाई कर ली थी और अब पेपर देकर घर पर आराम कर रही थी। मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था। पापा की अपनी दुकान थी। मेन बाजार में फ्रूट चाट और दही का काम करते थे। उनकी दुकान खूब चलती थी, क्योंकि पापा की दुकान मेन मार्केट में थी। मेरी बहन अभी 10वीं क्लास में ही थी। उसका नाम पलक था। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर लेते थे और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर कर लेते थे। घर में हर तरफ सुकून ही सुकून था। मम्मी पापा हमें देख देख कर जीते थे। हालांकि उन्हें बेटे की चाहत थी, लेकिन भगवान की तरफ से मिला ही नहीं। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अच्छी भली थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, एक दिन यूं ही बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गई। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। हम दोनों रोने लगी थी और फिर मैं जल्दी से पापा को फ़ोन कर दिया और मम्मी की बेहोशी के बारे में बताया। तो पापा भी भागे भागे चले आए और मम्मी को फ़ौरन उठाकर अस्पताल गए। पीछे पीछे हम दोनों बहनें भी चलने लगीं, लेकिन पापा ने मना कर दिया और हमें समझाया कि तुम परेशान हो जाओगी। पापा मम्मी को लेकर चले गए और हमारी जान सूली पर अटकी हुई थी। बार बार रोना आ रहा था। मम्मी का इस तरह बेहोश होना हमें अच्छे चिंता में डाल रहा था। पापा को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक पापा ने ना तो हमें फ़ोन करके मम्मी की हालत के बारे में बताया था। मैंने दुकान पर फ़ोन करके पता किया। दुकान पर फ़ोन एक लड़के ने, जिसका नाम राकेश था, उसके पास किया था। राकेश पापा के पास लगभग 6-7 महीने से नौकरी पर आया था। देखने में अच्छा खासा हैंडसम और पढ़ा लिखा लगता था। पापा ने बहुत कम समय में ही उस पर बहुत विश्वास करना शुरू कर दिया था। पापा उससे बहुत मोहब्बत करते और अपने बेटों की तरह ही समझते थे। राकेश के फ़ोन उठाते ही मैंने उससे पूछा, राकेश क्या पापा दुकान पर वापस आ गए हैं या तुम्हारा उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? अभी तक पापा का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं परेशानी से पूछा तो वह कहने लगा, नहीं अभी तक तो अंकल जी नहीं आए हैं। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करें। और फिर लगभग 5 घंटे के इंतजार के बाद पापा और मम्मी को देखकर मैं भगवान का धन्यवाद किया। मैं भागकर अपनी माँ के साथ लग गई और रोने लगी। मम्मी आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले तो पापा कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें हॉल में पड़े सोफे पर बिठाया। तो मैंने पापा से पूछा, क्या हुआ मम्मी को? डॉक्टर ने क्या कहा? तो वह कहने लगे कि तुम्हारी माँ का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से यह बेहोश होकर गिर गई थी। तुम्हारी माँ में खून की बहुत कमी है और उसको बहुत कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई थी। इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा और दवाइयाँ भी इसको समय पर देती रहना। मैं जरा दुकान पर होकर आता हूँ। मम्मी वहीं पर सोफे पर लेट गई थी, जैसे बहुत थक गई हो। और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपने कुछ खाना खाया है? मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ? मम्मी ने सिर्फ चाय मांगी थी,
लेकिन मैंने खुद ही मम्मी के लिए 2 अंडे भी उबाल लिए और उन्हें चाय के साथ दे दिए। फिर मम्मी से रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरी परेशानी के ख्याल से मम्मी कहने लगी, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूँगी। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया और कहा, आप अभी कुछ दिन आराम करें और घर की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और फिर मैंने दाल चावल बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो यह सब शौक से खा लेते हैं और दूसरा बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं जल्दी से दाल चावल बनाकर फिर बाहर हॉल में जाकर मम्मी के पास बैठ गई। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दिनों में ही मम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। दवाइयाँ ने भी असर किया था और कुछ मम्मी की खुराक भी बेहतर थी, जिसकी वजह से मम्मी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। लेकिन इन दिनों मैंने मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दिया था। मम्मी ने कहा, मुझे गर्व है बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारियां को समझा। मम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। समय इसी तरह गुजरा। 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरे बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन शुरू हो गए, लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊँ और पीछे से मम्मी की तबीयत और ख़राब हो जाए तो फिर मम्मी का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती ही मेरा एडमिशन करवा दिया। मुझे कॉलेज आते हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी कि सुबह जाते हुए घर के आधे से ज़्यादा काम खत्म करके जाऊँ और कॉलेज से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करूँ। मैं शाम का खाना खुद ही बना लेती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सादी और आराम की ज़िंदगी में एकदम भूचाल आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं परेशानी से कॉलेज के गेट के पास ही आ गई कि इतने में मुझे राकेश नजर आया। वह गेट के बाहर खड़ा था। उसने भी जब मुझे देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं भी चली गई और जाकर उसे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, अंकल जी जरा बिजी थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, इसी वजह से वह दुकान पर ही रह गए हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे। उसने कहा तो मैं फौरन उसके पीछे बैठ गई और यूं बाइक तेजी से चलने लगी। बारिश तो हो ही रही थी। 2 मिनट में ही भीग चुकी थी। राकेश के साथ, बल्कि किसी भी मर्द के साथ ऐसे बैठने का पहली बार चांस हुआ था। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और राकेश भी पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरा शरीर उसके शरीर से टच हो रहा था और इस छुअन से मेरे अंदर अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। एक स्पीड ब्रेकर आया और उस पर एक जोरदार झटका लगा। मैं जोरदार तरीके से उछलकर राकेश के साथ लग गई। राकेश भी कंफ्यूज सा मुझे बाइक के साइड मिरर में से देख रहा था। राकेश मुझे घर ले आया और मैं जल्दी से बाइक से उतरी। सारे कपड़े भीगकर मेरे शरीर के साथ चिपक गए थे। मैं कांपते हुए शब्दों में धीरे से राकेश का धन्यवाद किया और तेजी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब से बदलाव आ गए थे। मैं उस समय अपने दिल के शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज करंट जैसा एहसास सारे शरीर में दौड़ जाता था। राकेश से पहले भी मेरी कई बार उससे मुलाकात हो चुकी थी, जब वह घर पर कुछ सामान वगैरह देने आता था। लेकिन इससे पहले मेरे दिल की धड़कनें यूं बेताब नहीं हुई। रात को भी जब मैं सब कामों से फ्री होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो राकेश का ही ख्याल एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। और उसके साथ बाइक पर बैठे हुए वो पल और जो एहसास मेरे दिमाग में उस समय आ रहे थे, वह सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। ना जाने दिल के हालात कैसे इतने बदल गए थे। उसे सोचना मुझे अच्छा लग रहा था। उसका ख्याल मेरे दिल को गुदगुदा रहा था। और अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था, पापा जब भी बिजी होते तो वह राकेश को लेने के लिए भेज देते। धीरे धीरे आंखों आंखों में जैसे हम एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। अब हमारी बातचीत भी शुरू हो गई थी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर भी आइसक्रीम खाते और कभी कभी बैठकर बातें कर रहे होते। लेकिन एक दिन हम इसी तरह एक पार्क में बैठे हुए थे तो वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस समय बहुत ही शर्मिंदगी हुई और मैंने तय कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी। लेकिन हम दोनों के दिल में बेकरारी थी।
दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन राकेश ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं कि कल मेरे दोस्त के घर चलते हैं। उसकी माँ दूसरे शहर गई हुई है और घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहाँ बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पीएंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम चाबी ले लेना, तो हम कल चलेंगे। मैंने बिना सोचे समझे राकेश के साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं जरा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। मम्मी ने मुझसे पूछा क्या बात है, आज तुम इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो, क्या कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, जी हाँ माँ, कॉलेज में एक शो है, मैंने उसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा तैयार हो गई। मैं नज़र चुराते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ ने भी सर हिला दिया। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी हुई थी कि मैं अपनी माँ से झूठ बोला है। मैं जल्दी रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में राकेश भी आ गया। राकेश के साथ मैं बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर चली गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था। छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी धड़कनों का ही शोर ज़्यादा था कि मुझे कुछ और समझ नहीं आया। हाँ रहा था, राकेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि सही और गलत का अंतर ही मिट गया था। हम दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। पहला पहला मिलन था, फिर कहाँ होश रहता है कि यह सही है या गलत। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। राकेश शर्मिंदा सा था और कह रहा था मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने मैं कैसे बहक गया था। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदारी थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया था। मैं फौरन से उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा तुम मुझसे नाराज हो गई हो। मैंने उसे कहा नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। राकेश ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर पर आ गई। मम्मी सामने ही मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी क्या हुआ संजना, आज तुम जल्दी आ गई हो। मैं भी जब घड़ी की तरफ देखा तो बाकी ख्याल आया, आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, तो मैंने तबीयत खराबी का बहाना बना दिया। मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई कि जैसे सदियों का सफ़र तय करके आई हूँ, जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुझे यह सोच सोच कर ही डर लग रहा था कि अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चल गया तो वह क्या करेंगे। मैं सही मायने में अब परेशान हो चुकी थी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। राकेश के साथ भी मेरा कोई बात नहीं हुई थी। 2-3 दिन मुझे तबीयत ठीक होने में लग गए, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी थी। और फिर 3 दिन बाद मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से राकेश मुझे मिला ही नहीं। हालांकि मैं उसके इंतजार में थी कि राकेश आएगा और मुझसे सॉरी कहेगा। मैं उससे कहना चाहती थी कि अब जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजो और हम शादी कर लेते हैं, लेकिन राकेश ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी, कहीं उसको कुछ हो तो न गया हो और वह इतने दिनों से गायब है। इसलिए एक दिन मैंने बातों बातों में पापा से पूछ लिया कि पापा, आजकल आपके काम दुकान पर काम करने वाला लड़का राकेश नहीं नजर आ रहा है, किधर गया है? तो पापा कहने लगे उसको मैंने निकाल दिया है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उसने मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। अब तो 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए, पापा ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा। और तो मैं तो जैसे सुन रह गई थी। इसका मतलब था कि राकेश तब से ही गायब है, उसने मुझे धोखा दिया है, वह मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे यह सोच सोच कर खुद ही की नज़रों में ही गिरने लगी थी। अपनी बीमारी के साथ साथ मेरी माँ ने अब एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे संजना की शादी करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में उसके घर का कर देना चाहती हूँ। और फिर पापा भी मेरी माँ की जिद के आगे हार मान गए। मैं चुपचाप खामोश बनी, अपनी किस्मत का फैसला करते देखती रही। इस दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ
और मैं खुद अपनी ज़िंदगी से इस कदर परेशान हो गई थी कि मैं तो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। लेकिन किस्मत को शायद जाने कहाँ से एक रिश्ता भी ढूंढ लिया और फटाफट रिश्ता तय भी कर दिया। मुझे शादी करनी है संजना की। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल ना रहूँ। वो अपने घर की हो जाएंगी तो मैं सुकून से मर सकूंगी। मोहित मेरी माँ की सहेली का बेटा था। बहुत सालों से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन एक दिन जो अचानक ही अस्पताल में एक दूसरे से टकरा गए थे और फिर रिश्ते की शुरुआत हुई। वह एक बैंक में नौकरी करता था, अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन उम्र में मैं मुझसे 15 साल बड़ा था। मैं 21 साल की थी तो मोहित 36 साल का था और तलाकशुदा भी था। उसकी पहली पत्नी उसे तलाक देकर चली गई थी। जब मैंने इस रिश्ते के बारे में सुना तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। आखिर मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते को कैसे कर सकते थे? क्या मैं उन लोगों पर बोझ थी? लेकिन मैं भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी का एक ही महीना तो हो ही चुका था और ये दूसरा महीना लग चुका था। पापा को ये रिश्ता हर तरह से ठीक लगा, क्योंकि सिर्फ माँ और बेटा ही थे घर में और कोई भी नहीं था। एक हफ्ते बाद मैं दुल्हन बनकर मोहित के आंगन में उतर आई। मेरी माँ मेरी विदाई के समय बहुत रोई। मुझे खुद भी रोना आ रहा था, क्योंकि यूँ अचानक मेरी शादी कर देना माँ को भी ऐसा गवारा नहीं था। लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए मेरी शादी करने पर मजबूर थी। मैं दुल्हन बनकर मोहित के घर में बैठी हुई थी। मुझे अभी विदा होकर यहाँ पर आई हुई थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा यह राज मेरी सास के सामने ना खुल जाए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और मैं अपनी सास से कहा, मुझे अब इन कपड़ों में घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे अंदर कमरे में ले गई और जब मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले जा रही थी तो उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर को एक्सरे मशीन की तरह देख रही थी। कमरे में आकर मैं भी बहुत बेचैन रही। तभी कमरे में मोहित आ गया और मोहित की उम्र वैसे तो 36 साल की थी, लेकिन दिखने में काफ़ी हैंडसम और सजीला मर्द था। राकेश को तो मैं उसी दिन अपने दिल से निकाल दिया था जब मुझे पता चला वह मुझे धोखा देकर भाग गया। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। जब मोहित के साथ शादी के 7 फेरे लिए तो मैं खुद से वादा किया था कि अब आगे की ज़िंदगी मैं मोहित के साथ वफादार रहूंगी, उसके साथ कोई दगा नहीं करूंगी। और आज मोहित मेरे सामने बैठा मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। मैंने भी सच्चे दिल से मोहित को अपना लिया था। आज की रात मेरी खुशियों भरी रात थी। मोहित की मजबूत बाहों में मैं राकेश के दिए दुखों को भूल गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सास से आशीर्वाद लेने के लिए सास के कमरे में गई और फिर आशीर्वाद लेने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, तुम्हें चेक करना है। मैं जरा परेशानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और कुछ कहते कहते चुप रह गई, लेकिन फिर मैं एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप कर गई, कुछ ना बोली। सास की रवैया का मुझे समझ नहीं आया कि उनको पता नहीं चला या फिर वो बताना नहीं चाहती। लेकिन मैं अब अंदर से रिलैक्स हो गई थी और उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल को जो बेचैनी लगी हुई थी वह अब खत्म हो गई थी। मोहित अभी तक सो रहा था, लेकिन मेरी दोबारा आंख नहीं लगी। आज मुंह दिखाई की रस्म थी, क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी तो कल मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो पाई थी। मोहित बहुत ही अच्छा और नरम मिजाज का इंसान था। मुझे खुद पर भी अफसोस हुआ कि आखिर मैं क्यों राकेश के साथ संबंध बनाया और अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। मेरी सास अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि यह एक दिन की दुल्हन को काम करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं भी यह सोचकर चुप रह गई कि वह बीमार है और उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। इसलिए जल्दी से 3 कप चाय बनाई और आकर बैठकर बातें करने लगी। मोहित अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैंने भी बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। अभी मेरी आंख लगी कि कुछ ही देर गुजरे थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैं एकदम से आंखें खोली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास मुझे हाथ से हिलाकर उठा रही थी और मुझे बाहर आने का कह रही थी। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं अपनी सास के साथ उनके कमरे में आ गई। मेरी सास कहने लगी, देखो संजना, मेरा 30 साल का तजुर्बा है और मैं एक औरत की चाल ढाल देखकर ही पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि यह किसका गुनाह है या तुमने इसके साथ मुंह काला कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूंगी
कि जितनी जल्दी हो सके तुम मोहित को इस सच्चाई के बारे में बता दो, वरना जब उसको खुद पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्सा करेगा और शायद कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उसे पहले ही सब कुछ बता दो। मैं शायद औरत होने के नाते तुम्हारे इस पाप पर पर्दा डाल देती और तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे को अपने बेटे का नाम दे देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक बांझ मर्द है। वह कभी बाप नहीं बन सकता और जब उसे पता चलेगा कि तुम उम्मीद से हो तो उसे पता चल जाएगा कि यह बच्चा उसका नहीं है, वह तो बाप ही नहीं बन सकता। इसलिए उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे तुम्हारी माँ पर दया आ गई। वो जिस बीमारी से जूझ रही थी उनकी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपने बेटे की सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दी थी। तब भी तुम्हारी माँ ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं मोहित को भी यही बताया था कि लड़की जब सच्चाई जानते हुए भी इस रिश्ते के लिए राजी है, वरना वह शादी के लिए कभी ना मानता। इसे तो मेरी गलती समझ सकती हो और इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरी सास ने जब मुझे यूं ही शब्द कहे तो मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और मैं अपना सर झुका कर रह गई। मुझे अपनी माँ पर भी हैरत हो रही थी, कैसी जानती बूझती एक बांझ मर्द के साथ मेरी शादी कर दी। मुझे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं सारी रात परेशान रही थी तो एकदम से ही रोने लगी और फिर ना जाने कैसे रोते रोते मैंने मोहित को सब कुछ सच बता दिया। और आखिर में मोहित से कहा, मोहित मेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन यह सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। वह एक पल था जो मेरे ऊपर हावी हो गया था और मैं तो राकेश से सच्ची मोहब्बत करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दे तो भगवान भी उसका बहुत बड़ा सिला देगा, वरना आपको जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनकर मोहित बिल्कुल चुप हो गया था और एक शब्द भी बोले बिना उठकर खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि मुझे मोहित के फैसले का अंदाजा नहीं था और मैं अपनी माँ के घर चली आई। मेरी माँ ने जब मुझे यूं अकेले बैग के साथ आते देखा तो वह जैसे सब समझ गई और वह उस समय तो मुझे कुछ ना पूछा। कुछ देर बाद मैं कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैं पहले दिन से ही इस बारे में जानती थी। तो मेरी बेटी हो और बेटी की हर हरकत पर माँ की नज़र होती है। मैंने इसलिए तो तुम्हारी शादी की जल्दी मचाई थी ताकि समय हाथों से निकल ना जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब हाथों से निकल चुका है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और हैरत से पूछा, तो क्या आपको मालूम था? मम्मी कहने लगी, हाँ मुझे सब मालूम था क्योंकि मैं तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देखी थी और मुझे सब पता चल गया था कि तभी मैं तुम्हारे बाप से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी और तुम अपने पेट में एक नाजायज बच्चा पाल रही थी। मैंने सोचा दोनों की शादी करवा देती हूँ। हालांकि मैंने तुम्हारी सास को भी तुम्हारी सच्चाई बता दी थी और उन्हें समझाया था कि इस तरह आपके बेटे को एक बच्चा मिल जाएगा और मेरी बेटी की इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी सास ने भी कुछ सोचते हुए हाँ कर दिया था। मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हारी सास ने कहा था कि अभी दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, बाद में मैं मोहित को किसी न किसी तरह समझा लूंगी और वह इस बच्चे को अपना लेगा। मैं भी बिल्कुल चुप थी, मेरे पास भी कहने को कुछ न था। लेकिन फिर माँ कहने लगी, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि यह किसका बच्चा है, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूंगी कि तुमने मेरा मान और गुरूर तोड़ दिया है। तुमने यह हरकत करके मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है, मेरी परवरिश पर उंगली उठा दी है। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी माँ यह कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए तो सारी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। राकेश ने धोखा दिया था कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरे दिल से राकेश के लिए बद्दुआ निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। शायद गलती मेरी ही थी, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। अगले दिन भी उसी तरह गुजर गया और फिर तीसरे दिन मोहित घर चला आया, लेकिन उसे देखकर मैंने जैसे एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई थी। वह मेरी माँ के साथ बाहर बैठा कुछ बातें कर रहा था और फिर कमरे में आ गया। बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठा और मुझे देखकर पूछने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं आपको धोखा दिया है, अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है।
मैंने सच्ची मोहब्बत के खातिर अपने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया है। मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने यह कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और रोने लगी। लेकिन मोहित कहने लगा, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वह गलत किया। मैं तुम्हें इसका सिर्फ इतना ही इल्ज़ाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन जब वो अब हो गया है तो सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। उठो और घर चलो, माँ भी इंतजार कर रही है। मम्मी ने भी हमें खुशी खुशी विदा किया। मोहित के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो गई थी। अगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैं मोहित के साथ अपने घर वालों के साथ धोखा दिया है और मैं किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से भी घिन महसूस होती थी। लेकिन फिर जब मोहित की तरफ देखती हूँ तो दिल को चैन आ जाता है, क्योंकि मोहित इस बच्चे को लेकर वैसे ही खुश है जैसे वह उसी का बच्चा हो। वह आने वाले बच्चे के लिए इतनी तैयारी में कर रहा था कि मैं हैरान थी। मोहित कहता है कि भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी दी है, फिर चाहे किसी की भी रूप में दी हो। यह बच्चा मेरा होगा, मैं इसे अपना नाम दूंगा, यह मुझे पापा कहकर बुलाएगा। मेरी डिलीवरी होने में मेरी सास ने हर तरफ मशहूर कर दिया था कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए हो सकता है कि 7वें महीने में ही बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह एक दाई थी और उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। और फिर एक रात मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मोहित ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लिया था। मैंने मोहित से कहा, मोहित, शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन तुमने आज तक इस बच्चे के बाप के बारे में नहीं पूछा, आखिर क्यों? मोहित कहने लगा, बस संजना, बस करो। आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही तुम मेरे बेटे को किसी और का बच्चा कहोगी। यह मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। हम आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सब अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना समय गुजारेंगे। वादा करो। मुझे मोहित ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा। मैं भी उसके हाथ में हाथ रख दिया और सुकून से आंखें मूंद ली। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।